So good evening to everyone and a very warm welcome to More TV. So I hope everyone has joined so that we can begin. And as usual, आज हमारा cabinet का session है, which is always looked forward to by everyone. And आज का topic भी बड़ा ही खूबसूरत है, emotions in literature. So really looking forward to that. So ठीक है. Can I request everyone to please mute? Thank you. Session is being moderated by Santosh ji. So, Santosh ji, thank you so much. आपने last month, आप mute पे हैं संतोष जी. You'll have to open up. I'll just send you a request. आप बस yes कर दीजिए उसको संतोष जी. हाँ जी बिल्कुल. तो संतोष जी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ. Just give me 2 minutes and I'll hand over to you. Yes. So साहित्य ही भाषा, साहित्य ही शांति. साहित्य ही भाषा, साहित्य ही शांति, साहित्य में ही छुपी हुई है उनकी ख्वाहिशें. तो आइए आज जानते हैं साहित्य की भावनाएं जिसमें छुपा हुआ है सारा संसार. So literature, as you all know, has been used by poets to evoke expressions like fear, love, humor, appreciation, and much more. All the words, all the feelings, all the sentiments, happy or sad, echo and penetrate us like a sea canyon when expressed in literature. All the truest of a sentiment causes reverberations when we relate to words in a literature. It is mentioned very correctly. Literature is not just a work, but an emotion. So for today's literature club, and with the topic of emotions in literature, I'm going to hand over to Santosh ji for moderating this session and discussing all the beautiful pieces of literature. And of course, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जितने खूबसूरती से वो लिखा होता है हम एक्चुअली उसको फील करने लगते हैं, विजुअलाइज करने लगते हैं. इसीलिए किताबों का हमेशा एक चार्म रहता है, जब हम कुछ भी पढ़ते हैं उसमें खो जाते हैं बिल्कुल. So to bring out all this, Santosh ji, I hand over to you. Thank you, Ritu. Thank you so much. जब मैं highlight कर लेते हैं. Emotions create, okay. Emotion creates connection between you and readers. साहित्य में भावनाओं का और फीलिंग्स का बहुत महत्व है. जिस साहित्य को पढ़कर, सुनकर या नाटक में अभिनय के रूप में देखकर आनंद प्राप्त होता है वही रस है. रस के बिना जीवन भी रस है. ये इमोशंस या फीलिंग्स वही है जिन्हें पढ़कर हम या सुनकर जो उसके भाव हमारे हृदय में भी जागृत हो जाते हैं. जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वही फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाते हैं. जैसे लव, हैप्पीनेस, सिंपैथी, एंगर, फियर, ये सब इमोशंस आ जाते हैं. तो हिंदी में जो साहित्य में 9 रस होते हैं उनमें भी यही फीलिंग्स हैं. जैसे श्रृंगार रस है जिसमें संयोग है, वियोग होता है, वीर रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है. ये सारे 9 रस हिंदी में आते हैं. इन्हीं इमोशंस को और भावों को लेकर आ रहे हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स. तो सबसे पहले हमारे केपी जी सर लेकर आ रहे हैं अपनी स्वरचित कविता करुणा के स्वर. करुणा के स्वर केपी जी है. केपी जी सर, आवाज नहीं आ रही है. हेलो केपी जी सर. आवाज आ रही. हाँ जी, नहीं आ रही है आवाज आ रही है सर. हाईलाइट्स कर दीजिए. हाँ. बहनों और भाइयों, आप सबों को मेरा नमस्कार. आज मैं आप लोगों के सम्मुख जो स्वलिखित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें भय, मासूमियत, वेदना
करुणा, प्रसन्नता, सभी इमोशंस का समन्वय है। ड्यू टू ऑब्वियस रीजन मैं उस कंट्री या शहर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी जानते होंगे। यह उस समय की बात है जब एक स्कूल में वहीं के एक विद्यार्थी ने अपने साथी विद्यार्थियों को बंदूक की गोली से भून डाला था। इत्तेफाक से मैं उस समय उसी शहर में था और घटनास्थल पर पहुंचने का मौका मिला तो मेरी छोटी पोती जो उसी स्कूल में पढ़ती थी दादा कहकर के लिपट गई। वह हृदय विदारक दृश्य को याद कर अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हीं घटनाओं को लेकर मैं इतना भावुक हो गया जो इस कविता के द्वारा प्रस्तुत है। ये सूनी सूनी काली काली सड़कें, ये सूनी सूनी काली काली सड़कें और उन पर तेजी से हवा से बातें करती ये कारें, जैसे सबको पीछे छोड़ने की होड़ लगी है। मैं भी इन सबों को छोड़ तेजी से आगे बढ़ता ही जा रहा हूँ। मैं कार में बैठा अगल बगल दृश्यों को देखता हुआ जा रहा हूँ। सभी आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, सभी आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी बीच कार में ही खबर आई, स्कूल में बंदूक से शूट आउट का खेल हो गया है। गाड़ी मोड़कर जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचने की जल्दी है। स्कूल पहुंचकर देखा कि चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। क्या हृदय विदारक दृश्य था। चारों तरफ चित्कार हाहाकार मची हुई थी। चित्कारों को गूंज रही है चतुर्दिशा, चित्कारों से गूंज रही है चतुर्दिशा, वेदना संतप्त सबके स्वर में। चित्कारों से गूंज रही है चतुर्दिशा, वेदना संतप्त सबके स्वर में। एक जगह खून ही खून है। माताएं बहनें अपने नन्हे मुन्ने की खोज में आंसू से भींगे दुख के बादल चहु ओर हैं। इसी बीच मेरी पोती ढूंढते हुए आ जाती है और दादा कहकर चित्कार करती हुई मेरे गले से लग जाती है। उसके चेहरे पर भय, मासूमियत, वेदना, करुणा, खुशी एक साथ सभी रस उसके आंसू भरे चेहरे में दिखता है। थोड़ी देर में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैंने पूछा, अब तुम मुस्कुरा रही हो? उसने कहा, हाँ, मेरे साथ मेरा दादा है। और इसको याद कर मुझे जगजीत सिंह की एक नगमा याद आ जाती है। तुम इतना गम को छुपा रही हो, तुम इतना मुस्कुरा रही हो, तुम इतना गम को छुपा रही हो, तुम इतना मुस्कुरा रही हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल अपना दिखा रही हो। आज भी मैं उस दृश्य को याद कर शिहर उठता हूँ, लेकिन अब इन आंसुओं को रुकना ही होगा। कितने भी गम के सितम आए, गमों को भुलाकर आंसुओं को रुकना ही होगा। जिंदगी को अपनी राह पर चलना ही होगा। कोई तो शांति का दूत आए, कोई तो शांति का दूत बनकर आए और इन्हें समझाए इतनी मारामारी क्यों, इन्हें समझाए इतनी मारामारी क्यों, इतनी नफरत एक दूसरे के जान के पीछे क्यों। सभी को जीने का हक है और अपनी मंजिल पहुंचने का। सभी को जीने का हक है और अपनी मंजिल पहुंचने का। मंजिल भी एक है, मंजिल भी एक है। कोई आगे तो कोई पीछे, कोई दौड़ रहा है तो कोई मंथर गति से चल रहा है। मंजिल तो एक है।
मंजिल तो एक है और सभी पहुंचेंगे, फिर यह क्यों मारामारी, फिर यह क्यों मारामारी। आओ हम सब मिलकर जिंदगी के जीने का आनंद लें। आओ हम सभी मिलकर जिंदगी के जीने का आनंद लें। आंख से आंसुओं को पोंछकर जिंदगी की शुरुआत फिर से करें, फिर से करें, फिर से करें। That's it. Yes, very good. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नमस्कार। Very good. हाँ जी, बहुत अच्छा। वेरी नाइस केपी जी, बहुत सुंदर केपी जी, बहुत कविता बहुत अपने आप इमोशनल हो जाते हैं। expressions say they were केपी जी beautiful. बहुत बढ़िया। Thank you so much. बहुत बढ़िया feel इस expression वेरी में। नाइस केपी जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, केपी जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत लिखा। touching feel। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत हृदय द्रावक था, एकदम दृश्य सामने आ गया। हाँ, बहुत ही touching। बहुत ही हृदय स्पर्शी है आपकी कविता की। केपी सर के तो बिल्कुल इमोशन फेस पे आ जाते हैं। और देखिए अपनी लिखी हुई इतना अच्छी राइटिंग लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं अपनी लिखी हुई। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद सबको। अब मैं इनवाइट करती हूँ रंजना जी को। रंजना जी, who will speak on emotions in literature. आवाज कैसी है? थैंक यू संतोष जी। Should I start? Good evening, friends. It is indeed a great pleasure for me to speak in this literary club. Today's topic is emotions in literature. First, I will draw your attention towards what does emotion means. Well, emotion is that state of consciousness in which joy, sorrow, fear, hate, or love is experienced. I will talk about the emotions in literature. In a literature, mood is created by the writer. When a writer or a poet writes, through his creation, emotion or excitement is directly conveyed. Mood or tone are the other two elements that help to create the main idea of a story or poetry. So, emotion is very important factor for a writer to express his feelings. Emotion creates mutual connection between the reader and the writer. By reading emotional stories, reader's mood changes, which helps to understand the world better and helps to make him better human being. Reading is not only to improve our brain, it purifies the soul also. Emotions can be expressed verbally or by non-verbal communication like body language or facial expression. We find emotions in poetry, drama, fiction, non-fiction, or songs. Those who have love for literature have more empathy for others. It puts the reader in another person's shoes and leads to socialize more effectively, solve conflicts peacefully, behave morally, and can make their community better place. When I talk about emotions in literature, first name comes in my mind is none other than Tagore. His contribution to literature is unparalleled. He has written about 2,500 songs, short stories, and poems. His emotional writings were in simple languages. He became a living institution and was awarded Nobel Prize.
National anthem of 3 countries were written by him. Besides him, Sarat Chandra Chattopadhyay, Bankim Chandra are no less. Their emotional writings are also unforgettable. In Hindi literature also, writers like Premchand, Jaishankar Prasad, Tulsidas are famous for their contribution in the field of significant emotional writing. Now, I am going to say about English literature. In English literature, emotions or feelings play a very, very important role. We see in English literature, mood of the writer changes according to the situation. Nature, romanticism, or the feeling of sorrow or joy we find in their creation. Poetry is the spontaneous overflow of feelings and emotions which we find in all the creations of English poets and writers. Now I will name some of the greatest English poets or writers who made huge contribution in English literature and are all-time famous. First, I'll talk about Shakespeare. He is considered as the father of modern literature. In all his creation, like Macbeth, Romeo, Juliet, Hamlet, Comedy of Error, Julius Caesar, how can he forget all those emotions? His famous quotation is, "All that glitter is not gold." Then I'll talk about Wordsworth. He was mainly known for nature lover and romanticism, were full of emotions we can notice. His famous poetry were Prelude, Daffodils, Rainbow, Solitary Reaper. He was famous. His famous quotation was, "Child is father of man." We can never forget his emotions. John Milton was known for perfect poetic expressions. His famous work was Paradise Lost. Then comes Keats. He was deadly loved by his readers. He was known as a romantic poet. His famous poem, Autumn. He died very early. His famous quotation, "A thing of beauty is a joy forever." Shelley. He is known for short poem. He was also nature lover. He was highly regarded for romanticism. Charles Dickens is remembered as an influential novelist. His emotional writing touched the heart of the readers. Famous creation, Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectation, Christmas Carol, etc. All these books were included in school syllabus also. Next comes Jane Austen. After Shakespeare, she was known for her contribution in emotional skill or in the field of literature. Pride and Prejudice is her famous creation. Who doesn't know about it? Her new style of writing impacted the world of literature. I am talking about only few writers. There are so many others also. So all these writers whom I mentioned or poets are famous all over the world for their contribution in the field of English literature. Their power of writing is timeless. So friends, I will conclude by saying emotions and feelings are closely related. In fact, they are opposite sides of the same coin. Thank you.
बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, वेरी गुड रंजना जी, वंडरफुल, रंजना जी बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, Very impressive talk. Very impressive. very nice, very very nice, बहुत done अच्छा so well. बोला, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बहुत पंक्तियां। सुंदर। बहुत अच्छा बोला रंजना जी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। रंजना जी, रंजना जी, Actually, time was so less, na. Time was so Emotional. less in such a small time. It is not possible to mention few more poems name, poet's name or writer's name. So Yeah, I thought you would include Wuthering Heights also. yeah. I had so many names in my mind. My God, full of God. emotion. Yeah. Yeah. But you see, time is so limited now. Yeah, within yeah, this yeah. short time. Otherwise, it is my passion only. You know it. But whatever it is, it was very informative in a small. Very nice. excellent, very good, nice, very good. Thank you, everybody. Thank you. It's a very short thing only. Thank you, everybody. Very nice, रंजना जी, बहुत बढ़िया। Only जिंदगी few में रोज I could cover. जिंदगी में रोज खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। नाउ आई इनवाइट शर्मिला जी जो सुनाने आ रही हैं पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। द पोएम स्पीक्स ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटी एंड ऑप्टिमिज्म। शर्मिला जी, आई इनवाइट शर्मिला जी। Thank you, Santosh ji, and good evening, friends. I have always been fascinated by the works of William Wordsworth. He was born in England on 17th of April, 1770. He practically launched the era of Romanticism in English literature together with Samuel Taylor Coleridge with the publication of Lyrical Ballads in 1798. He was conferred with the honor of Poet Laureate of Britain in the year 1843. William Wordsworth created poetry that encouraged readers to relate and reunite with their emotions and feelings. Most notable amongst his works is The Prelude, or The Growth of a Poet's Mind, which is an autobiographical poem. It is said that William Wordsworth kept on editing this poem till the very end of his life, and therefore this poem was published after his death. Also notable are Ode, Intimation to Immortality, Ode on the Power of Sound. Then there is The Tintern Abbey and The Solitary Raper, just to name a few. If I can quote a few lines from his vast ocean of creative writing, I can just say a few which are my favorite. Wisdom is oftentimes nearer when you stoop, rather when you soar. Then there is Nature never did betray the heart that loved her. Come forth into the light of things. Let nature be your teacher. And then who can forget? My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky. So was it when my life began. So is it now I am a man. So be it when I grow old, or let me die. And the last lines of the poem, a child is father of the man, and I could wish my days to be bound each to each in natural piety. Wordsworth passed away on April 23rd, 1850. For this evening, friends, I have chosen the works of the poem that is Daffodils. The poet speaks about how the beauty of Mother Nature can fill the heart with unparalleled comfort and happiness. The poet goes on to say that this beauty is not only with the immediate sight of beauty, of the nature, but also later on, when a man is in a pensive mood or he is lonely, the very thought of the gleaming fields of flowers
can lift the sagging spirits to a height of ecstasy. Such is the power of nature and the happiness it can bestow on humanity. The poem for you, Daffodils. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lakes, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle in the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margins of a bay. 10,000 I saw at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. The waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth this show to me had brought. For often, when on my couch I lie, in a vacant and in a pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Thank you, friends. Excellent, excellent. Excellent poem. Very बहुत बढ़िया शर्मिला जी बहुत बढ़िया। मजे आ गए सुन के। Very nice. आपने हमें वापस हमारे बचपन में No पहुंचा दिया। words to say, Sharmila. Thank you. बहुत Thank you बहुत so much. अच्छी Thank you so हृदयस्पर्शी much. touching Very Thank you so nicely much. recited. Thank you very much. Very nice. Thank you so much. Sharmila, we also started dancing with your daffodils. Thank you so much. That's why this poet is remembered forever. बच्चे वाला कर दो बच्चे वाला Very nice and touching. Very Thank nice. One day only, one day Very we will have, one day only we will have Very Wordsworth. touching. Topic should be Yes. Wordsworth. Yes, Very nice. sure. Very nice. हाँ, बहुत ही Very नेचुरल। nice. Very touching. बहुत अच्छा। Very good, Sharmila. वेरी गुड। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। अब वीर रस की कविता सुनाने आ रही है हमारे सुरेश मल्होत्रा जी। वाह वाह। वेलकम सुरेश मल्होत्रा जी, आइए। धन्यवाद कोटि कोटि मेरे सभी साहित्य प्रेमी इमोहा के भाइयों और बहनों। आज मेरा विषय है महाकवि गोपाल दास नीरज का संक्षिप्त परिचय और मेरी प्रिय कविता जो वीर रस से और देशभक्ति से परिपूर्ण है उसका काव्य पाठ। महाकवि गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्य के जगमगाते कवि व गीतकार माने जाते हैं। इनका जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ और मृत्यु 93 वर्ष की आयु में सन 9 जुलाई 2018 में हुआ। इनका बाल्यकाल व यौवन काल बहुत अभावों में बीता। रोटी कमाने के लिए सिगरेटें बेची, फिर सरकारी नौकरी में टाइपिस्ट बने। वह सरकारी नौकरी भी इनको छोड़नी पड़ी। मेरठ कॉलेज मेरठ में प्रोफेसर बने, फिर वहां भी सम्मान नहीं मिला तो ये अलीगढ़ कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर बन गए। साहित्य व कवि सम्मेलनों में बहुत अधिक रुचि लेते थे। सभी रसों की कविताएं लिखी। फिल्म जगत से खूब नाम कमाया। इनकी फिल्म नई कम उम्र की नई फसल में इनके गीत कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे खूब चला। प्रेम पुजारी के सभी गीत इन्होंने लिखे। मानव मूल्यों पर आधारित सभी कविताएं खूब प्रसिद्ध हुई। जागृति ही जीवन है शीर्षक से इनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं आज जिस कविता का पाठ कर रही हूँ वह 1965 में इन्होंने लिखी थी। वीर रस उभर कर आया है। उर्दू मिश्रित हिंदी कविता अनुपम बन पड़ी है। इन्हें हिंदी साहित्य के अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इन्हें पद्म
श्री पद्म भूषण पुरस्कार मिले, फिल्म फेयर से भी 3 पुरस्कार मिले और विश्व उर्दू परिषद पुरस्कार भी इन्हें मिला और हिंदी साहित्य के शिरोमणि भारत भारती से 5 लाख का पुरस्कार मिला। इनकी कविताएं बहुत ही प्रभाव उत्पादक हैं। मेरी कविता अब आ रही है। मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे गुलिस्तां के बागबानो, उठो उठो कि सदियों की नींद तजकर तुम्हें वतन फिर पुकारता है, तुम्हें वतन फिर पुकारता है। लिखो बहारों के नाम खतवे, लिखो बहारों के नाम खतवे कि फूल बन जाएं खार सारे, खार मीन्स क्रांति, फूल बन जाएं खार सारे, वो रोशनी की लगा दो कल में, वो रोशनी की लगा दो कल में, जमीन पे उगने लगे सितारे। मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे गुलिस्तां के बागबानो, उठो कि सदियों की नींद तजकर वतन तुम्हें फिर पुकारता है। बदल दो पिछले हिसाब ऐसे, बदल दो पिछले हिसाब ऐसे, उलट दो मन के नकाब ऐसे कि जैसे सोई कली का घूंघट सुबह का भंवरा उतारता है। मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे गुलिस्तां के बागबानो, उठो की सदियों की नींद तजकर वतन तुम्हें फिर पुकारता है। उदास गरीबी जो बन के रोज ईंधन, गरीबी जो बन के रोज ईंधन उदास चूल्हों में जल रही है, वह जो पसीने की बूंद गिरकर जमीन का नक्शा बदल रही है। तुम उसके माथे मुकुट सजा दो, मुकुट सजाकर दुल्हन बना दो। जो आंसुओं को उबारता है वह जिंदगी को संवारता है, वह जिंदगी को संवारता है। मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे गुलिस्तां के बागबानो। इधर है मजहब का जेलखाना, इधर है मजहब का जेलखाना, उधर है तोपों का कारखाना। मिटा दो फिरका परस्ती जग से, ढहा दो नफरत के ढेर जैसे कि एक गोला धटके सारे मकान की सूरत बिगाड़ता है। मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे गुलिस्तां के बागबानो, उठो कि सदियों की नींद तजकर वतन तुम्हें फिर पुकारता है। बहे ना आदम का खून फिर से, बहे ना आदम का खून फिर से, ना भूख दुनिया की उम्र खाए। करीब मंदिर के आए मस्जिद, करीब मंदिर के आए मस्जिद, ना फिर कोई घर को जला पाए, ना कोई घर को बांट पाए। नहीं रहा सोने का वक्त भाई, नहीं झगड़ों की रही घड़ी है। वो देखो केसर की क्यारियों को, वो देखो केसर की क्यारियों को, गंवार पतझड़ उजाड़ता है। मेरे हिमालय के पास बानो, मेरे गुलिस्तां के बागबानो, उठो कि सदियों की नींद तजकर वतन तुम्हें फिर पुकारता है। धन्यवाद। Very nice. बहुत अच्छे सुरेश जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा सुरेश जी, बहुत अच्छा बोला। बहुत ही देशभक्ति जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा चित्रण, पूरा वीर रस, बहुत सुंदर, पूरा वीर रस आ गया। पूरा वीर रस, रोजपूर्ण और भावपूर्ण था, दोनों थे। भाषा इतनी प्यारी है ना, उर्दू मिश्रित है बहुत। हाँ, नहीं बहुत अच्छा जी।
वेरी नाइस, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला सुरेश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। अब मैं इनवाइट करती हूँ रजनी वर्मा जी को, जो अपनी मधुर आवाज में एक प्यारा सा हार्ट टचिंग सॉन्ग सुनाने वाली हैं। रजनी वर्मा जी प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, पहले तो मैं कहूंगी साहित्य में, हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं, सभी रस अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं, पर मेरे हिसाब से वात्सल्य रस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ का आंचल जो है वो बहुत अमूल्य धरोहर होती है और अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मेरी खुद की लाइफ में भी बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा अमूल्य समय लेकर आई थी। मेरी बेटी जो है 11 साल की तपस्या के बाद में पैदा हुई थी, और जब उसकी पहली किलकारी मैंने सुनी थी, जो मेरे लिए वो सुख का समय था, वो आनंद का समय था, उसको मैं आज भी याद करती हूँ और मैं बहुत खुश होती हूँ। तो माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही अमूल और अनमोल होता है। सब बहन भाई, माँ, चाचा, ताऊ सब मिल जाते हैं, पर माँ बाप जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते हैं। उसी से संबंधित मैं एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। ये एक एल्बम था, क्राई फॉर क्राई, उसका एक गीत था। एक बच्चा जो है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का, माँ का प्रेम उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस पर ये है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो ना हो रानी, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की कथा हो, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें भरी हो धरा की, बात जिसमें न हो अप्सरा की, हो न परियां जहां आसमानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। वात्सल्य से ज्यादा करुण रस बहुत है, करुण रस। और जो बहुत करुण रस।
दोनों ही रस है, दोनों ही। वात्सल्य तो है, ये माँ का प्यार है। वात्सल्य रस है, ममता। ममता है, ममता है। और पिक्चर्स भी बहुत सुंदर आए, पीछे पिक्चर्स बहुत अच्छी थी। पिक्चर पीछे वात्सल्य का पूरा हो गया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रश्मि जी ने बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया रजनी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रजनी, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। वीडियो रुका हुआ है क्या? बीच में थोड़ी नेट प्रॉब्लम हो गई थी, नेट ही चला गया था मेरा। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत ही सुंदर गाना था, बहुत। प्रेम में जहाँ सहयोग होता है वहाँ वियोग भी है। प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ जाने पर जो दुख है उसकी अनुभूति वियोग रस कहलाती है। तो अब इनवाइट करती हूँ डॉक्टर मंजू आर्य जी को, जो वियोग रस के बारे में कुछ सुनाने जा रही हैं। डॉक्टर मंजू आर्य जी। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी। योग रस के बारे में मैं पहली लाइन बोलूंगी कि विरह प्रेम की जागृति गति है और मिलन सुषुप्ति है। विरह में कभी भी प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे का ख्याल भूलता नहीं है। वो देह तन से और मन से हमेशा एक दूसरे को याद करते हैं, क्योंकि प्रेम का संयोग पक्ष तो प्रियतम और प्रेयसी का मिलन ही होता है। जिसमें प्रियतम और प्रेयसी का विछोह रहता है वो वियोग देह और मन दोनों से संबंधित हो सकता है, जिसमें मन की सत्ता ज्यादा विशेष होती है। लेकिन स्मृति प्रवणता के हेतु विरह प्रेम की जागृति इसलिए कहलाता है कि कभी भी स्मृति भूलती ही नहीं है, बल्कि दिनों दिन वो और गाढ़ा होता जाता है और मिलने की जो आशा होती है वो और भी प्रबल होती जाती है। तो इस स्थिति में दोनों देह और मन से किसी कारणवश पृथक तो रह सकते हैं, लेकिन याद हमेशा रहती है, हृदय में प्रेम का स्रोत बना रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा विरह रस को संयोग रस से ज्यादा अच्छा मानूंगी। तो इसमें हमारे विरह काव्य के बहुत सारे कवि हुए हैं, जायसी से सूरदास और कालिदास, और राम और सीता का विरह भी मैंने तो रामचरितमानस में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिला है। महादेव वर्मा को भी विरह रस पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए उनको आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। लेकिन आज के मेरे मेन होंगे जो जिनको मैं वर्णन करना चाहूंगी वो सूरदास जी। सूरदास जी ने अपने सूर सागर में जो 10वां स्कंद है उसमें कृष्ण का वर्णन किया है। उसमें उनकी लीलाएं और उनके श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस के वियोग और संयोग दोनों पक्ष होते हैं। तो वियोग रस का जो उन्होंने वर्णन किया है वो मन को बहुत भाता है। जब कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं सब गोपियों को, माता पिता को, राधा को छोड़कर, तो जो गोपियों की स्थिति होती है वो वर्णनातीत होती है। मतलब आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो जीवित में मृत प्राय होती है और समझ नहीं आता कि उनको कि मैं किस तरह हम जीवन बिताएंगे। राधा की तो खैर गति बहुत ही विचित्र है, पर राधा को तो जो प्रसंग देखे हैं कि देवताओं ने आके स्मरण करा दिया होता है कि आप तो जगत जननी है, आप रूप लेके आई हैं, इनको लोक हित कार्य करने हैं आपको। तो वो जो रोकती है कृष्ण को, उस रोक को वो रोक लगा देते हैं कि आप रोकिए मत। तो अब जब वो वहाँ कृष्ण जी जाते हैं तो इनकी इतनी बुरी हालत होती है, इनको खाने का पता होता है, न पहनने का, न रहने का, सिर्फ अश्रु इनके मतलब लगातार बहते रहते हैं। कहते हैं ना, निश दिन बरसत नैन हमारे, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु हम, जब से शाम सिधार। उनकी हालत होती है, कहते सरोवर भर गए थे। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत बुरी स्थिति में है, अब इनको मैं कैसे, मैं झूठ बोल के आ गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता हूँ। तो उधर उद्धव जी उनके चचेरे भाई थे, उनके सखा थे, और वो अग्रसेन के यहाँ पे बहुत मुख्यमंत्री भी थे। वो परम ब्रह्म ज्ञानी थे, वो बृहस्पति जी के शिष्य थे, तो उनको परम ज्ञान का इतना ज्यादा वो था। लेकिन धीरे धीरे उनको अभिमान होता चला गया और वो कहते थे कोई प्रेम और भक्ति कुछ नहीं होता, परम ज्ञान होना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए, इंसान को भक्ति होनी चाहिए। कृष्ण जी को लगा ये तो इनको तो अहंकार हो रहा है अपने उसका, तो अहंकार से तो स्वामी हमेशा अपने भक्त को निकालते हैं। कितनी कथाएं सुनी है हमने। तो वो गोपियों के बारे में बताते हैं पर वो मानते नहीं।
तब वो गोप जाते हैं, कहते हैं कि मैं गोपियों से झूठ बोल के आ गया था, जाके तुम बोलो माता यशोदा से भी उनको बताओ कि एक्चुअली क्या स्थिति है, मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, और जाके उनको निर्गुण का संदेश दो, परम ब्रह्म का, और कहो सगुण भक्ति छोड़ो, अपना प्रेम छोड़ो। तो पहले तो मानते ही नहीं, मजाक में उड़ाते हैं, लेकिन उनको कृष्ण जबरदस्ती भेजते हैं, क्योंकि उनका प्रयोजन डबल है। उनको उनकी स्थिति पता करवाना है कि अहंकार ठीक नहीं है। जब उद्धव जी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, और उनका रथ देखती हैं गोपियां और उनके बाल सखा, तो वो सब दौड़े आते हैं। उनको लगता है कि ये जो सिंबल्स है, काली कमली दिख रही है, पीताम्बर दिख रहा है, ये जरूर कृष्ण आ गए। और बाई चांस कृष्ण और उद्धव की शक्लें भी मिलती थी, दोनों श्याम रंग के थे, और दोनों का डील डॉल भी एक सा था, तो चेहरे भाई तो थे ही वैसे वो। तब वो गोपियां दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं, सारे बाल सकाते हैं, कहते कृष्ण आ गया, फिर कहते कृष्ण तो नहीं है, ये कौन आ गया है? तब वो बताते हैं कि मैं उद्धव हूँ और कृष्ण का सखा हूँ। से बुलाती, कहते कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, सब उसके पीछे पड़ जाती हैं। तब वो कहते हैं कि कृष्ण वहां पे राज कार्य में और लोक हित कार्यों में इतना उलझ गए, वो आ नहीं पाएंगे। गोपियों को तो जैसे पाला मार जाता है, वो जीते जी अपने आप को सोचती हैं कि हम मर गए हैं, क्योंकि अभी तक तो उनका विरह जो था ना उनका, वो उनको आशा दे रहा था कि वो आएंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही मना हो गया। तब उद्धव जी उनको, और वो गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, रोती हैं, उद्धव को पीटने लग जाती हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि देखो, उन्होंने एक संदेश दिया माधव ने। उद्धव जी कहते हैं माधव जी ने संदेश दिया है कि तुम निर्गुण को अपनाओ और सगुण को छोड़ो। ये निर्गुण को अपनाओगी तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगी। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, उन्होंने तो आड़े हाथों ले लिया। कहते कैसी बातें करते हो तुम, हम निर्गुण को अपनाएंगे, हमारा तो एक ही मन था जो हम कृष्ण को दे चुके हैं, इतने मन नहीं है। कौन है निर्गुण, कौन माता पिता से कौन नहीं है? और वो डांटती है उसे कि तुम लोग बहुत ही मतलब छलिया हो, और कृष्ण भी छलिया है जो हमें झूठ बोल के गए। इसी टाइम वहां पे एक भ्रमर आया था, भोरा आया था, और वो भोरा फूलों में घूम घूम के पराग पी रहा होता है, पराग से, और उसके पीले पीले पंख हो जाते हैं काले से। तो इसमें भागवत में इसका प्रसंग है, और ये भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है, सूरदास का भ्रमर गीत, जो गोपियों के विरह का वर्णन करने के लिए और उनको समझाने के लिए इसको माध्यम बनाया गया है। तो वो भ्रमर का नाम लेके और उसको खूब डांटती हैं, गालियां निकालती हैं, कहती हैं तुम तो भ्रमर हो, रूप के लोभी हो, राग के लोभी हो, एक फूल से दूसरे पे जाते हो और रस के लालायित हो। हम वो नहीं है, हमने जब एक बार किसी से मन लगा लिया, हम वही हैं। और ये कृष्ण को, तुम तो छलिया हो, और लगता है कृष्ण भी बहुत बड़ा छलिया है। अब हमें पूरा गोकुल जो है, वृंदावन है, वो मृत प्राय लगता है, शमशान की तरह लगता है। जो यमुना में पानी बहता है वो ज्वाला लगती है। सारे पत्ते जो हमें पहले इतने अच्छे लगते थे, कुंज कृष्ण के साथ केलियां मनाने में और रास रंग में, वो हमें ज्वाला की तरह लगते हैं, जलाते हैं वो हमें। हमारी जो अश्रु धाराएं हैं वो हमें जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे हृदय में जो तपन विलय का जो अग्नि है उसको थोड़ा बहुत वो मिटाती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम निर्गुण का नाम क्यों लेते हो? तुम क्यों नहीं निर्गुण सगुण धारा को मान लेते हो, भक्ति को मान लेते हो? कहते ये बात नहीं होगी। और तुम कहते हो उन्होंने शादी कर ली और कुब्जा का कल्याण किया था, उन्होंने कुबड़ी का कल्याण किया था, उसको अपनी पर्सनल केयर टेकर बना लिया था श्राप सुंदरी। कहते कितनी कुब्जा रख ले वो, कितनी शादियां कर ले, पर अंत तो गतवा उनको हमारा ही होना पड़ेगा। हम ही हैं जिनके पास वो आएंगे। तो इस तरह उनका जो विरह का जो हाल देखते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है। उनको लगता है कृष्ण बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सगुण। तब उनको पता चलता है कि सगुण का जो इनको जो दे रहा हूँ, लगता है धीरे धीरे मैं इम्प्रेस होता जा रहा हूँ। तो उसमें एक है भी, मतलब जो भागवत में है, ये आए थे ऊधो और हो गए सीधो। मतलब वो तो उल्टा हो गया उनके ऊपर, तो उन पे उनका असर होने लग गया। और जब वो गए वहां पे, कहते कहाँ माता का घर है यशोदा का? कहते जो धारा जा रही है ना, ये आंसुओं की है, उनके घर चले जाओ। वहां जाते हैं तो यशोदा कह रही थी, लाला आ गए तू, उठ गए हो तू क्या? दही खा ले, दही मक्खन, तेरा मक्खन का मिश्री का गोला बना के रख दिया है, जा उठ जा, गैया चराने चला जा। कभी कहते हैं कोई ना आई गोपी तेरा लंबा देने के लिए, उठ जा तू। मतलब फिर कभी कभी कहती है पागल विक्षिप्त हो गई है, चुप चुप, कान्हा सो रहा है, उठ जाएगा। जब उन्होंने सबका विरह का ये हाल देखा तो उद्धव जी को तो बहुत ही ग्लानि हुई कि मतलब ये मैंने
कृष्ण से क्या जिद की थी, ऐसा विरह तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। वो अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हुई है और सबके चेहरे की कांति चली गई है, आंखों से कहती है मैं कम दिखने लग गया है, उनकी कंचुकी भीगी हुई आंसुओं का पानी इतना हो रहा है। तो ये विरह जो था वो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि माधव ने ये कहा है कि मैंने गलती कर दी, मैंने झूठ बोला, पर तुम उनको छलिया मत समझो, उनको बहुत लोक हित के कार्य करने होते हैं। तो ये बस विरह रस जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भ्रमर गीत के नाम से ये मशहूर है, कई और कवियों ने भी भ्रमर गीत वर्णन किया है, बट भ्रमर को कह के लोग छलिया, कृष्ण को भी गालियां निकाल दी, सब कुछ कह दिया कि कृष्ण से छलिया है, चोरी करता है, वो करता है। तो बस ये इतना ही मुझे विरह रस का कहना था। एक थोड़ा सा पक्की 2 लाइन और गाऊंगी मैं जो बहुत प्रचलित है। अखियां हरि दर्शन प्यासी, ये भी गोपियों की पुकार है। देखत चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोती की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी आए तो फिर गए अंगना। उद्धव को उद्धव कहते हैं, आए फिर गए अंगना, डाल गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की वो न जाने, काहू के मन की वो न जाने, लोगन के मन आसी, अखियां हरि दर्शन प्यासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिना, लेहूं करवट काशी, अखियां हरि दर्शन प्यासी। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि विरह है जो प्रेम में, विरह प्रेम की उत्कृष्ट पराकाष्ठा है। इससे अच्छी पराकाष्ठा प्रेम की हो ही नहीं सकती जो विरह में होती है, कभी भी विस्मरण नहीं होता। बहुत अच्छा मंजू जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत मंजू जी, बहुत अच्छे मंजू जी, बहुत अच्छे। कृष्ण भगवान के साथ आपने बहुत मंजू जी उत्तम प्रस्तुति, बहुत अच्छा, जितना सोचा था उसका 1/4 बोला। बहुत अच्छा, नहीं संतोष जी स्मरण करवाती थी बार 5 मिनट, तो फिर मैं क्या, चलो ठीक है 5 मिनट। आपका ज्ञान तो अगाध है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। मंजू जी मंजू जी शॉर्ट एंड स्वीट। मंजू जी ना बैलेंस साइंस और आर्ट्स और साइंस का सच अ बैलेंस साइंस ना, ग्रेट ग्रेट। बैलेंस फ्रॉम यू पिताजी, इट मींस आपका ज्ञान तो बहुत बड़ा है, बहुत अगाध है हर चीज की। मंजू जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। योग रस का पूरा आपने बहुत अच्छा वो कर डॉक्टर स्पीकिंग ऑफ भ्रमर गीत। मंजू जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस मंजू जी, वेरी नाइस मंजू। एक डॉक्टर भ्रमर गीत की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त बात है। वर्णन ओके, ऑलराउंडर गीता मंजू जी बहुत अच्छा, ऑलराउंडर अच्छा करके आपने वर्णन किया, हमें पता भी नहीं था कितना चीज, बहुत अच्छा लगा। छा गए जी, छा गए मंजू जी, छा गए। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। डॉक्टर है ये पता नहीं, ये हर चीज की डॉक्टर है, ये हर चीज की डॉक्टर है। बोलना चाहूंगी कि कृष्ण को भी विरह था, कृष्ण ने भी कहा था उदो मोए बिरज बिसरत, मुझे बिरज बिसरत नहीं। और पढ़ा कहाँ आपने? भगवान राम को भी था, लक्ष्मण से कहते हैं नभ घटोर घन गर्जत घोरा,
प्रिया विहीन डरपत मनमोरा, उनको भी विरह में वो भी व्याकुल थे, है ना। ओके, वाकई मंजू जी आपका बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं प्रेम के दूसरे पक्ष की तरफ। प्यार वो खूबसूरत एहसास है जो जिंदगी के सबसे अच्छे और सुखद अनुभवों में से एक होता है। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। अब मैं नाउ इनवाइट रश्मि जी, वो अपनी एक स्वरचित कविता लेकर आ रही हैं, शीर्षक है प्रेम। रश्मि जी। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, और मेरे सारे इमोहा के परिवार को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी 2 छोटी छोटी कविताएं, और आप लोगों ने मौका दिया डायरी फिर खोलने का। बहुत सुखद अनुभूति हुई इस बात से। तो प्रेम भावना के अनेक रूप हैं, राधा का रूप, मीरा का रूप, हीर रांझा और श्री प्रहार। प्रेम में विरह है, इंतजार है, मनोहार है, पर बंधन में बहुत सुख है। इसमें नायिका अपने प्रेमी से कहती है कि मुझे बंधन से मुक्त मत करो। प्रस्तुत है ये कविता। बंधन दो जीवन भर का, बंधन का आभास न दो, मृग तृष्णा हो जाए जीवन, ऐसे ही मुझको प्यास न दो। मुट्ठी भर दे दो अपनापन, ये सारा आकाश न दो, बस कुछ क्षण दे दो अपने, लोगों का उपहास न दो। क्षण भंगुर है प्यार तुम्हारा, तुम ऐसा विश्वास न दो, सुधा पान अधिकार मुझे दो, यूं निर्जल उपवास न दो। प्रणय दान दे दो मुझको तुम, मुझको झूठी आस न दो, अंतिम हो जाए जीवन की ऐसी कोई प्यास न दो। एक प्रेम तो ये हुआ, और दूसरा प्रेम होता है जिसमें कि आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको बहुत सुख मिलता है दूसरों को प्रेम करके। और ये कविता इस बात को दर्शाती है कि दूसरों के लिए कुछ करने से आपको कैसे सुख मिलता है, स्वयं को। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पीने से मैंने अक्सर देखा है मेरी थकन उतर जाती है। रोने वालों के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है। प्यासे अधरों को बिन परसे पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिन स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का हो तो प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी गागर भर जाती। संकटग्रस्त किसी नाविक को अपनी पतवार थमा देने से मैंने अक्सर देखा है कि मेरी नौका तर जाती है। थैंक यू। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत अच्छे रश्मि जी, वेरी सुंदर रचना, बहुत बढ़िया। well said, Rashmi ji. Nicely written and very well recited. अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। रश्मि वेरी गुड, वेरी नाइस रश्मि, एक्सीलेंट। मेरी गागर भर जाती है। कविता गाना रश्मि जी, आपका यह रूप तो बहुत ही सुंदर लगा भाई है। और सबसे टैलेंट ये कि अपनी लिखी हुई कविता अपने इतनी भयानक हिंदी, अरे इतनी भयानक हिंदी कहाँ से आ गई? अंग्रेजी से ज्यादा अच्छी मेरी हिंदी है। मैं आप लोग को निवेदन करना चाहती हूँ। आपके उच्चारण बता रहे थे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, उच्चारण से हिंदी बहुत अच्छी है, अति सुंदर और अति भयानक। लिरिक्स एंड रेंडिशन दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, शब्द भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ओरिएंटेशन, इससे आगे क्या हो सकता है। बहुत अच्छा है रश्मि जी, बहुत ही अच्छे बोला आपने। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं फिर आगे दूसरा एक रंग आता है करुणा का। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही।
करुण रस की कविता सुनाएंगी रत्ना अग्रवाल जी। रत्ना अग्रवाल जी प्लीज। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, प्रणाम। तब मेरे मोहा के साथियों को प्रणाम, नमस्कार। मैं करुण रस का वर्णन करती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है यशोधरा की व्यथा से, लेकिन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताती हूँ। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु दिसंबर 1964 में 78 वर्ष की आयु में 12 दिसंबर को हुई। ये राष्ट्र कवि का सम्मान इनको मिला। इन्होंने पुस्तक लिखी, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है साकेत, पंचवटी, जयद्रथ और यशोधरा। ये यशोधरा इनकी काव्य रचना है। साकेत के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रपति के सम्मान से सम्मानित किया। जब गौतम बुद्ध वन को चले जाते तपस्या करने, अपनी नवप्रसूता पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर, उस समय के भाव हैं करुण रस से ओतप्रोत। कैसे यशोधरा अपनी सखी से अपनी मन की व्यथा कहती है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वह अपनी पतवादा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में। प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेजते ती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपना आया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से। उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुभव नावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते। बहुत ही अधिक मार्मिक व्यथा, बहुत ही मार्मिक व्यथा यशोधरा की। यशोधरा का बहुत ही मार्मिक व्यथा का वर्णन किया इसमें, बहुत ही अच्छा। अच्छा, बहुत सुंदर वर्णन। Very nice, रत्ना जी। Very good, very good। धन्यवाद सबको, बहुत सुंदर बोला। आभारी, धन्यवाद। उनके तो सारे बहुत सुंदर बोला आपने। सखी ये मुझसे कहकर जाते, बहुत सुंदर कविता है और आपने बहुत अच्छा बोला। उनको ये दुख रहा, नहीं दुख रहा कि वो कहकर धन्यवाद उर्मिल जी, धन्यवाद सबको, बहुत धन्यवाद मंजू जी। वेरी नाइस रत्ना, आपने बहुत अच्छा बोला। धन्यवाद। उर्मिला का साकेत का भी बोलना बहुत अच्छा। मंजू, हाँ बिल्कुल। ये तो खैर बहुत विरह वेदना पर ही आधारित है, बहुत अच्छी है। साकेत तो इनकी प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। चलिए, नाउ आई इनवाइट सानंदा जी, तो एक स्टोरी सुनाने जा रही है। सानंदा जी, सानंदा जी। हाँ, नमस्ते। सॉरी, हाँ नमस्ते। जी वेलकम सानंदा जी। आज तो बहुत जल्दी सब लगते हैं खत्म कर दिए। तो मुझे थोड़ी ये स्टोरी में थोड़ी टाइम लगेगा, प्लीज माफ कर देना। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। रविंद्रनाथ की कहानी भूखे पत्थर की कलात्मक सुंदरता एक अलौकिक कहानी के रूप में आध्यात्मिक लेकिन तथ्यपूर्ण, काल्पनिक परंतु वास्तविक संभावित वातावरण सूचित करते हैं। सभ्यता की प्रक्रिया ने नई दुनिया अन्वेषण करे, लेकिन मृत्यु रहस्य अज्ञात रह जाती है। जीवन की लय और उसकी गाथा, उसके सुख दुख सोच लिया, पर मौत के पश्चात
अनिश्चित रहस्य, एक अपरिचित रास्ता में फंसे हुए हैं। रविंद्रनाथ मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, इस पहलू को दर्शन कराते हैं। पाठकों को अस्पष्टता से खींचकर उन्हें एक रोमांटिक माहौल में ले जाते हैं। इस कहानी में जो छठी इंद्रिय, हमारा जो सिक्स सेंस है, उसके द्वारा ही महसूस करना सबसे अच्छी है। थैंक यू। मैं अभी स्टोरी ओपन्स with a narrator and his friend boarding a train on his return trip home to Kolkata. They met a man in the compartment whom they misjudged as a Muslim from North India on his accent and style of dress, but they were struck by his eloquence and worldliness with wonder and couldn't tear themselves away from listening to him because he was quoting from Vedas and Persian poets, and the admiration increased. The storyteller recounts a time when he took a job in Hyderabad region collecting cotton taxes in the town of Bari. He describes the town as a great romantic place cut through by the river Shustra. On the outskirts of the town was a towering white palace built of marble by Shah Mahmud, but local townspeople told him not to live in the palace, especially at night after dark, even if thieves would not venture, as Emperor Mahmud had built this palace for pleasure and luxurious entertainment. This story was written by Rabindranath Tagore in 1895 when he had visited Gujarat and by the side of the Sabarmati river. A statue of Shah Jahan in Shahi Mahal, Shahi Bagh was being installed over there, and Rabindranath imagined that marble palace in his story, the beautiful one. The Hungry Stones, it is called Hungry Stones. What happened? The storyteller, in those days, he visited the palace and he sat on the steps by the riverside, and in those days jets of rose water spurted out from fountains and young Persian women would frolic in the cold water, bathing and splashing in the water of the reservoir and singing ghazals to the tunes of guitar. But with time passing, the fountain played no longer and the songs have ceased. It was a deserted palace in solitude, weighed upon by the nightmares and the stories that were heard from his office. But somehow, during the day, he was present in his office, but returned there at night to sleep in the palace. It began to exert a weird fascination. After being there for a week, he sat in an armchair near the water's edge, below the steps. Not a breath of wind anywhere, and in the stifling silence of the heavily laden air, he heard footfalls, steps. He heard footfalls of steps of maidens, very silently splashing water at one another and rushing down, but making no noise whatsoever. A strange thrill of delight mingled with fear of the dancing maiden, though there was not a figure before his eyes, not a sound in the valley, but he heard the distinct voices, gay and mirthful laughter, like the gurgle of a spring gushing forth in 100 cascades, as if they rushed past the narrator in the playful pursuit of each other. Arms jingling with bracelets as a girl dashed and splashed water over one another. But nothing was visible, as if a dark curtain was enveloping the surrounding darkness. The descriptions in words of Tagore create such a magic, and we experience a tingling sensation even if you read it after 100 years. The storyteller confuses himself in simultaneous murmur of the Persian damsels, in the song of the bulbuls, and muses himself in the strange, unearthly music, and then he suddenly hears the cackle of storks and some ducks in the gardens,
and is bewildered in ecstatic delight that how by his imagination he is reaching another world. During the day, he lived his tedious life of a collector, but for some time, the dozens of following nights, disappearing into this elaborate hallucination and lust of beautiful women and boundless material pleasures. On the first floor of the stairs led to a very spacious hall, and its roof wide over ornamented arches of marble. The marble stone pillars were talking to him at night. He came under the spell of this intangible, unearthly vision, but it was a reality of life. One night he was awakened from sleep with a gentle nudge, and a maiden beckoned him to follow with her jeweled fingers to follow her. He could not see the fair guide, but he could only hear her laughter. An invisible form of an Arab girl with a thin veil, he imagined. She guided him to another woman sitting on a bed, but all who could see was her exquisite feet and smell, intoxicating, overpowering his senses. But then he found that a huge guard was on the floor with a naked sword in his hand protecting her. As he tried to cross the legs stretch of the guards, he heard a terrific scream, and the voice, one Meher Ali, one of who had remained from those ages maybe, saying, "Tafat jao, sab jhoot hai, tafat jao," and it broke his dream. The narrator came under the spell of this unexplained, unearthly vision, and was caught in intoxication, as if he was intoxicated with illusion, but appeared to be a reality in the world. A mere dream. He had no power to describe the marvelous incidents that unfolded themselves. Poet goes on to describe the beauty of the Persian maiden and imagine he himself, the storyteller, imagines that he is actually the prince of the Badshah, as seeing the glory of blossoming youth. But the spirits were crying out in Abyssinian visual shoes, as if there were streets of Baghdad he was roaming about. But the countless unrequited passion and unsatisfied longings and flames of desire and wild pleasure which had reigned within that marble palace, and the curse of all the blasted hopes and heart aches. So the stones were actually hungry. They were crying out all this anguish. That is what he's trying to say, but he describes it so well. The storyteller then asked his friend to explain that it was a palace of extravagant lust, and now it's haunted by spirits who wants to consume the soul of anyone who enters it in heart-rending tragedy. And the narrator then goes on to say that he will also explain the story of the maiden. But unfortunately, another train arrives and stops at that station, and when they came down, they found that the storyteller was missing. Mysteriously, he rode another train and vanished. So the narrator marks that the stranger was actually making a fool of themselves, and telling them strange story, which was actually a ghost story. Thank you. Very good narration. Very good, very interesting. Very nice. Very good, very good. Yeah, the description. It was not an easy task. It was not an easy task. The description that Rabindranath Tagore gives of the beautiful damsels and all that, I hope you read it in Hindi. You can find it in Hindi also, these hungry stones. I think everybody should read. Very nice. Very nice, very nice. ओके, अब लास्ट है वात्सल्य रस का सबसे अच्छा उदाहरण यशोदा और कान्हा के प्रेम से ज्यादा क्या हो सकता है। अनिता जी धैर्यपूर्वक अपनी इंतजार कर रही हैं।
उनको बहुत अच्छा सुंदर सा कान्हा और यशोदा जी के प्रेम का सुनाने जा रही है कविता। अनीता जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सबको मेरा प्यार भला नमस्कार। मैं आपको एक सूरदास का पद सुनाऊंगी, थोड़ा सा उनका जीवन परिचय दूंगी। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल की संपूर्ण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता गांव नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। वे आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, इनमें सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि शामिल हैं। उनका लिखा सूर सागर ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सहजता से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को शुरू किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्य के लिए ब्रज भाषा का बड़ी ही सहजता से उपयोग किया। उसी ब्रज भाषा का एक है ये वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। यशोदा जी हरि को पालने में झुला रही हैं। यशोदा हरि पालनी झुलावे, यशोदा हरि पालनी झुलावे, हल रावे दुल रावे मिलावे, हल रावे दुल राय मलावे, जोई सोई कछु गावे, यशोदा हरि पालनी झुलावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे नान सुनावे, तू काहे नहीं बेगी आवे, तू काहे नहीं बेगी आवे, तो को कान आवे, यशोदा हरि पालनी झुलावे, यशोदा हरि पालनी झुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, तब सोवत जान मौन है रही रही, सोवत जान मौन है रही, कर कर सैन बतावे, यशोदा हरि पालनी झुलावे, यशोदा हरि पालनी झुलावे। एहि अंतर को लाए उठे हरि, एहि अंतर को लाए उठे हरि, जसमत मधुरी गानी, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे, यशोदा हरि
पालनी झुलावे, यशोदा हरी पालनी झुलावे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। बहुत सरल है, वैसे तो सबको आ गई होगी समझ में, सबको ऐसा लग रहा है वाकई में यशोदा जी पालनी झुला रही है। बहुत ही अच्छे भाव है इसके, बहुत ही अच्छा वर्ड गाया आपने। वाकई में वात्सल्य रस का पूरा यशोदा कृष्ण के अलावा का इतना अच्छा उदाहरण मिलता है। वेरी सुंदर, वेरी गुड अनिता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। हाँ जी, मैं वो जो पद गाया था ना मैंने, वैसे हाँ जी, आपकी सलाह थी, मैं एक पूछना चाहूंगी अपने सारे फ्रेंड से, जो लास्ट की लाइन मैंने गाई थी ना कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना लेहो करवट काशी, क्या सबको करवट काशी वाली बात पता है कि क्या है काशी करवट क्या होती है? काशी की तरफ मुंह करना। नहीं नहीं नहीं, करवट काशी बहुत बड़ी बात, ये मुझे बचपन में भी बताई थी, मतलब मेरी मौसी की माँ ने बताई थी। पहले होता था कि एक आध्यात्मिक सुसाइड होता था। अभी भी काशी में एक मंदिर है जहाँ पे वो विश्वनाथ टेम्पल ना, उसके पास एक शिव का मंदिर है, आप निकाल के देखिए उसका वीडियो वगैरह जो उसमें है। तो वहाँ पे लोग जो मरना चाहते थे ना बुढ़ापे में, मेनली तो मेरे ख्याल में दुखी होते होंगे जो घर से बहुओं से या किसी से भी, या जो भी पुत्रों से, या बहुत बीमार होते थे या जो होते थे, वो काशी में जाके वहाँ पे उस मंदिर में नीचे जाते थे। तो मेरे ख्याल में आज भी ब्लड के निशान लगे हुए, आज भी है वहाँ पर। हाँ, मुक्ति सदन के नाम से है। ऊपर से करवत होती है, वो जो आरा टाइप होता था, वो ऊपर से गिरता था, गिराया जाता था, और ऐसे कि उनकी गर्दन कट जाती थी, और कहते थे काशी करवट लेंगे, इससे मोक्ष मिल जाती है। और इसको तो हाँ बिल्कुल, तो बहुत मोक्ष तो क्या, अपने जो दुखी होते हैं पुत्रों से वो वहाँ पर जाके उनकी मुक्ति हो जाती है। नहीं ऐसे तो ना कई लोग जैनी वाले ऐसे कैसे मोक्ष मिलते हैं, जैनी समाधि लेते ही ना, अभी भी ले रहे 15 दिन से पड़े। वो अलग चीज है, अपने आप को क्रूसिफाई कर देना अलग चीज होती है, ऐसे जाके मर जाना और पंडित गिराता था, पता नहीं अपने आप गिर जाते। मूवी भी बनाई गई थी, लेकिन बाद में कहते हैं वो ले जाई गई, खत्म कर दिया गया, कितने सालों से उसको खत्म कर दिया। सबने बहुत गोपियां कहती हैं कि नहीं प्रभु के दर्शन हुए तो ले हो करवट काशी, तो हम काशी में करवट ले लेंगे। देखो कब से चल रहा है इसका मतलब, तो मैंने कहा ये पता होना चाहिए इस लाइन की मतलब ही, और बहुत कॉमन पद है तो अखियां हरि दर्शन की प्यासी, पर ये लाइन इसमें मेरे ख्याल में नॉट एवरीबॉडी नोज दैट। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू सो मच। भूल गए थे, याद आ गया, याद आ गया, देख लो। बड़ा कुछ भूला हुआ याद आएगा, वो भूल गया सब याद आ गई, वो भूली दास्तान फिर याद आ गई। जो लोग पंजाबी है ना उनको कर्द पता होती, कर्द बोलते ना, कर्द वो करवट का उपरंश कर्द है, वो कब ऐसे ऐसे आरासा होता था, वो गिर जाता था। इतना बहुत अच्छा। चलो जी चलो, असी नहीं बढ़ना अपने आप को, चलो आगे बात करो। अभी प्रथा होती तो प्रवीण हमारे मैं तो पहले गई होती वहाँ पे, पहले नहीं मेरी हमारे ऊपर ने काट देनी थी, ये दिन को इसने संजना ने लेके मेरी ठस मारनी थी एक, कि ये प्रवीण हमारे ऊपर आध्यात्मिक सुसाइड। सारे मिलके मेरी गर्दन सबसे पहले इन्होंने ठा कर ली थी, इसको तो आगे करो सबसे आगे। ऐसा कुछ नहीं है परवीन जी। सो संतोष जी, ओवर टू यू। थैंक यू मंजू एक्सप्लेन करने के लिए। वेयर इज ऋतु? ऋतु एक मिनट, जस्ट गिव मी कैंसिल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट ओके फाइन। सो ऋतु, अभी आप शुरुआत में आई थी और आज आप देर हो गई इवेंट में, तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकती है, तो वो शुरुआत में आई थी। तो गलत नहीं, मैं तो कह दूंगी, ये तो गलत बात है। हाँ ये क्या बात है? तू भी चाल इंतजार करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं लोग। ऋतु दैट इज वेरी बैड। अरे था
तो इसलिए वो आज देखो मैं बाहर से आई हूँ, ज्वाइन किया, मैंने कहा चलो रितु को देखेंगे, हेलो तो करेंगे। अरे तू बाहर सबसे पहले बोलूंगी कि कोई मेरे को यहाँ देख चाहते हैं तो आप नहीं आपको अलॉन्ग विद रितु वी वांट टू सी। ऐसा नहीं बच्चे, यू आर सो स्वीट। मैं रितु को नहीं, मैं रितु इसलिए आज अनफॉर्चुनेटली रितु थोड़ी सी बिजी है तो इसलिए थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा होने लगी है। तो बोलो सीधी हो जा तू। उनके बिना तो हाँ के बिना तो अच्छा नहीं लगता ना, हम उनको भी देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा हुआ संतोष जी, वेरी नाइस। संजना यू आर वेरी अच्छा बोला। संजना बोलोगे कंक्लूजन? संजना हाँ जी आप बोलोगे इसका नीतू जी की जगह? नहीं मैं बोलूंगी, अगर आपको कुछ और अभी बोलना है तो आप प्लीज बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। नहीं मैं तो यही कर रही हूँ सर से, बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा लगा। आप बताइए। आज तो नहीं ये बड़ी कलरफुल बन के बैठी हुई है आज तो। और क्या सारे फीलिंग्स आ गए, सारे रस लेके बैठी हुई है, सारे फीलिंग्स इमोशन सब आ गए हैं। वेरी गुड, सारे आने थे। यस लुकिंग ब्यूटीफुल। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब बेसिकली सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबने बहुत ही प्यारे तरीके से हर एक रस को कवर किया है, विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन इटसेल्फ। बाकी सबसे स्टार्टिंग से केपी जी से स्टार्ट करते हुए, द बेस्ट पार्ट अबाउट केपी जी वाज दैट उन्होंने अपनी क्रिएशन लाए, और उससे भी बड़ी बात ये थी उन्होंने जैसे उससे पूरा एक्सप्रेस किया अपने हिसाब से, पूरे हर एक चीज के उन्होंने जैसे एक्सप्रेशंस डाले, अपने इमोशंस डाले, अपने हैंड जेस्चर्स डाले। सो केपी जी इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। एंड मैं आगे आपकी और भी सारी क्रिएशंस देखना चाहूंगी क्योंकि आपकी क्रिएशंस बहुत ही प्यारी हैं। सो थैंक यू केपी जी फॉर टुडे। थैंक यू। इसके बाद रंजना जी आर यू देयर? हाँ वो कहाँ जाएंगी? रंजना जी यही है। हाय रंजना। रंजना जी आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज। I like your dress and the way you have dressed today. So बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज आप। आज का क्या मतलब है? ऐसे सुंदर नहीं है तूने हमारी रंजना को ऐसे कैसे पूरा फुल ऑन ड्रेस ऑन मोड करके बहुत ही प्यारे से। रंजना या आई एम टेकिंग योर साइड। थैंक यू। विशा मस्ट बी वेरी हैप्पी। रंजना सोना से सोना ही लगेगा। Actually, this is my favorite topic na, literature. So कौन सा नहीं है रंजना? I think every topic is your favorite and you speak so well. Always. रंजना जी सबसे पहले मुझे आपसे यही बोलना है, जब भी मेरी आपसे बात होती है आप हमेशा कहते हो मैं हर एक टॉपिक में बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, ऐसे मुझे हर एक चीज को एक के बाद एक अच्छे से प्रेजेंट करना है। एंड दैट हैज बीन ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड टुडे। आपने हर एक लाइक वेदर दैट वाज शेक्सपियर, वेदर दैट वाज जेन ऑस्टिन, या लास्ट में जो एक लाइन अभी तक मुझे याद है जो आपने कही थी, emotions and feelings are related as if they are the opposite sides of the same coin. Which was very good, so beautifully concluded on such a great note. So thank you Ranjana ji for all. Thank you. You remembered this this last line totally resonated with me and it was just like encarved in my mind, so I was like this has to be noted somewhere. So thank you. Actually this is my favorite subject, literature, so I really work for it and I like it, love it. So आगे thank you Ranjana ji. Thank you. इसके बाद just give me a moment, just शर्मिला जी, यार मोमेंट ले ले यार। शर्मिला जी, शर्मिला जी तो शर्मिला जी आपका सबसे प्यारी चीज तो आपकी वॉइस होती है हर बार। Beautiful voice. Beautiful voice, exactly. And daffodils की deep like sea, deep like sea. और आपने जस्ट ना डैफोडिल्स की पोएम बोली ना, तो डैफोडिल्स की पोएम से मुझे मतलब अपनी जो मैंने बहुत ही छोटे में ये पोएम पढ़ी थी, आई जस्ट गॉट जर्नीड बैक टू दोस डेज व्हेन आई यूज्ड टू रीड दोस डैफोडिल पोएम्स। एंड ऑल्सो द वे यू बेसिकली उसमें आपने जैसे पूरा पोर्ट्रेट जैसे आपने बोला था ना कि
नेचर और हमारा कनेक्शन कैसे होता है, और हमारे पास हमें देखकर नेचर को कितनी खुशी मिलती है अंदर से। और अपने हम खुद ही आसपास देखें तो जैसे बारिश होती है तो हम अंदर से खुद ही खुश हो जाते हैं कि बारिश हो रही है। ऐसे जब भी हम हिल्स के पास जाते हैं तो हिल्स को देख के हम खुश हो जाते हैं। वही जो चीज आपने इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट की थ्रू डैफोडिल्स पोएम, इट वाज ग्रेट। एंड आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इट टुक मी, and I think everyone who read that poem when they were very, like, you know, little बच्चे जब सब थे, everyone was taken back to that. So thank you Sharmila ji a lot. And she has her recitation was also excellent. Excellent, exactly. उनका तो वो है, उनकी आवाज ही इतनी प्यारी है कि सब बहुत सुरेश जी, उसके बाद रजनी जी। सो सुरेश सुरेश, थैंक यू सो मच। हाय सुरेश जी। सुरेश जी, आपके वीरस आप जब भी बोलते हो ना, आपने शायद एक दो बार इससे पहले भी वीरस की कविता कभी बोली है। मुझे हमेशा से याद है, हमेशा मैं उसे जब भी देखती हूँ मेरे को लगता है आपके अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो वे यू हाँ, एक दो बार इन्होंने पहले भी वीरस की कविता बोली, मुझे याद था। और बहुत प्लीज गो ऑन म्यूट। सो आपने बहुत ही प्यारे तरीके से वो किया था रिसिटेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट वाज कि जितनी एनर्जी से आपने उसे एक होता है एक वीरस की कविता होना है, एक उसे उतनी ही एनर्जी से प्रेजेंट करना जिससे उसका सार रस सब कुछ निकल के आए, तो वो आपकी कविता से पूरा उभर के आ रहा था। थैंक यू सुरेश जी फॉर सच अ वंडरफुल शो टुडे। सुरेश जी आप म्यूट पे हो, अनम्यूट आप एक बार क्लिक कर लो। थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद। आप छोटी होकर भी भावनाओं को समझती हैं, बहुत अच्छी बात है। कोटि कोटि यहाँ पैंटी पैंटी नहीं, कोटि मैंने करोड़ों करोड़ों। अब आती हूँ रजनी जी। रजनी जी, सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही मेंशन करना चाहूंगी, पहले मुझे लग रहा था पीछे बेबी की फोटोग्राफ दिख रही है, एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड द होल रेसिटेशन ऑफ योर होल पोएम, आई गॉट इट, दैट वाज द वे टू कनेक्ट दैट पोएम टू, लाइक यू नो, द पीछे जो आपकी इमेज दिख रही थी, व्हिच वाज सो वंडरफुल। जनरली हम लोग ना, हम सब एक पोएम बोलते हैं, पर आपने उसकी इमेज भी पोर्ट्रेट करके दिखाई, व्हिच वाज सो, आई मीन आप हर टाइम ना एक नई चीज लेके आते हो। उससे पहले कभी आपने डांस किया तो एक एकदम अलग तरीके से करके आप आए थे। उसके बाद रिसेंटली हमने आपका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का आर्ट का भी पूरा आपका टैलेंट देखा था। तो आप हर चीज में एकदम इक्वली टैलेंट और इक्वली एनर्जी लेके जो आते हो, इज सो वंडरफुल। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जिस तरीके से एकदम एक मम्मी और बच्चे का जो एक प्यार पोर्ट्रेट किया, that was so absolutely wonderful. Like you know, sometimes in between the lines, to be very honest, I got a bit emotional कि इतने प्यार से आप बोल रहे हैं, then I just got lost in my own mom's memories. So thank you so much रजनी जी। थैंक यू। सबको अच्छा लगा तो मुझे भी उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है इससे। सबको अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है मुझे भी। कुछ नया करने का, और कुछ नया करने से क्रिएटिविटी आती है नेचुरली। नहीं, which is absolutely wonderful. I mean, like आप हमेशा एक नई चीज लेके आते हो, which is so very beautiful about you. Thank you रजनी जी। Thank you. के बाद डॉक्टर मंजू आर्य जी। डॉक्टर मंजू, शायद मैंने आपको ग्लव शो में बहुत दिनों बाद फिर से देखा है, या तो शायद मैं ही थोड़े दिन या तो नहीं थी, पर आप you are very right. Yes, and I'm so happy to see you back in action. आपका वो जो आप ना हमेशा जो वो आपका हमेशा होता था, आप हर चीज को जब भी बोलते थे ना, जब आप थोड़े दिन पहले तक जब आते थे, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, वेल क्रिस्प और हर एक चीज की डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए बोलते थे, which was absolutely portrayed today, and it was such a wonderful, like you know, आपने हर चीज में एक in-depth knowledge डाली थी हर चीज के ऊपर,
So that was literally I was missing from a very long time. And thank you so much. Especially आपने last में जैसे explain किया, even I didn't know that. And मैं जबकि उस particular place से हूँ, मैं वहाँ मेरी नानी वहीं की है, but even I didn't. पूछना अभी भी कल परसों जब भी बात करोगे पूछना उनसे कि काशी करवट क्या होती है. हाँ, मेरे को भी नहीं पता, जबकि मैं वहाँ रही भी हूँ. And it was such a wonderful thing. Thank you. बहुत सही information, really. और जो ये मैंने बोली थी ना, ये जो प्रसंग बोला था सूरदास जी का लिखा हुआ गोपियों पर उद्धव का, उसमें काशी का नाम बहुत आता है. वो कहता है ना, निर्गुण बन जाओ तुम, वो सोचो निर्गुण बनो और सगुण को छोड़ दो. सगुण मतलब जो साकार है, कृष्ण को छोड़ो और निर्गुण बन जाओ, ब्रह्म ज्ञान लो. तो कहते निर्गुण तो लोग होते हैं जो कान फड़वा लेते हैं, मैंने बोला नहीं था टाइम का, कान फड़वा लेते हैं और सिर पे बांध लेते हैं. वो होते नहीं, वो नाथ कौन सा कम्युनिटी होती है, इतने बड़े बाले पहनते हैं, कान तोड़वा के सिर पे बांध लेते हैं. और वो तो हर की नगरी, हर मतलब शिव जी की नगरी का काम है, वो काशी का काम है. वो वृंदावन का काम नहीं है. वृंदावन में नहीं होते निर्गुण, वृंदावन में तो सिर्फ कृष्ण होते हैं और कुछ नहीं होते. थैंक यू मंजू जी, मेरे को एक नई चीज पता चली थी आज. थैंक यू सो मच मंजू जी. गुड बेटा, थैंक यू. रश्मि जी मैंने सब कुछ लिख के रखा हुआ है. और रश्मि जी आपके बारे में तो क्या ही कहना. आप हमेशा एक नया जादू लेके आते हो, एक नई एनर्जी लेके आते हो. आपको देख के पहले मतलब आप आने वाले होते हो ना, तो एक होता है आप किसी के आने से पहले ही एनर्जी आने वाली. तो जैसे मैंने देखी थी ना लिस्ट की यहाँ रश्मि जी आने वाली है, मतलब मैं खुद ही अंदर खुश होने लग गई थी. चलो आप कुछ नया, कुछ बहुत ही अच्छा लेके आओगे. द बेस्ट पार्ट वॉज, मैंने आपको फैशन शो करते हुए देखा है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें करते हुए देखा है, बट द बेस्ट पार्ट फॉर टुडे वॉज कि आपने अपनी क्रिएशन की हुई एक पोएम को आज जो आपने किया. सो आई केम टू नो अबाउट वन मोर न्यू टैलेंट ऑफ योर्स. सो 1-2 दिन पहले की मैं आपको कहूंगी बात थी, मैं आपकी ERM से बात कर रही थी, नैन्सी से. शी वाज लाइक, हम तो आपस में ना बहुत सारी चीजें आपस में शेयर करते रहते हैं. वेरी टैलेंटेड, वो हर दिन ना एक नई चीज करती है. एंड दिस इज द डे I saw one more new thing of yours today, and which was equally very fabulous and fantabulous. So great show put by you, Rashmi ji. Yes, Sanjana, thank you so much. आज तुमने बहुत thank you. आज संजना तुमने बहुत अच्छा सम अप किया है. Congratulations to you. And दूसरी चीज की सब लोग को मैं बताना चाहती हूँ, मेरी हिंदी मेरी अंग्रेजी से कहीं ज्यादा अच्छी है. तो आज मैंने सोचा कुछ आप लोग को वो भी सुना दिया. हमें पता है पहले से ये बात. बहुत टैलेंट है रश्मि जी, बहुत ही. थैंक यू सो मच रश्मि जी. रत्ना जी का आई थिंक वीडियो ऑफ है तो उन्हें मैं स्पॉटलाइट नहीं कर पाऊंगी, बट रत्ना जी आपने बहुत ही यस. हाय रत्ना जी. हेलो. सखी वो मुझसे कह कर जा. रत्ना जी, a very beautiful poem on यशोदा जी. आज बेस्ट पार्ट वाज दैट कि हर कोई ना कोई रेस्ट कवर कर रहा था. भले नाम वीरस के अलावा कोई याद नहीं रहा, बट एवरी पर्सन वाज कवरिंग सम और द अदर पार्ट ऑफ इट. और आपने जैसे यशोदा जी का जो वर्णन किया ना, वो भी एक छोटी सी यशोधरा, my bad. So आपने जैसे कवर किया, दैट वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक होता है ना, हम छोटी सी चीज में ही लोगों को बहुत ज्यादा अंदर से खुश कर देते हो, अंदर से खुद ही इमोशंस आने लगते हैं. आपने उस छोटी सी, बहुत ही छोटे से डिस्क्रिप्शन में आपने वैसी आज फीलिंग दी. सो थैंक यू सो मच. लव यू. थैंक्स. बहुत अच्छा, बहुत टचिंग है. इसके बाद सनंदा जी एंड अनीता जी. सनंदा जी, हाय सनंदा जी. एक्चुअली आज ये टॉपिक होने वाला था ना, तो मैं पढ़ रही थी कि रविंद्रनाथ टैगोर का कैसी इमोशंस में उन्होंने कैसे पोइट्री की है. एंड देन आई वाज थॉट लाइक आज मैं जाके उसे शाम को पढ़ूंगी, बिकॉज इवन आई लव रीडिंग एंड डूइंग लिटरेचर एंड ऑल. एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट कि आपने आज उसी को प्रेजेंट किया, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन. बिकॉज हमेशा मैं पढ़ रही थी, आज तो मुझे देख रहा था कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर के इमोशंस, उन्होंने हर एक चीज पे कितने ब्यूटीफुली ही हैज प्रेजेंटेड हिज इमोशंस इन लिटरेचर, थ्रू पोएम्स, थ्रू एवरीथिंग, थ्रू राइटिंग, एंड दैट वाज वंडरफुली पोर्ट्रेड बाय यू. सो थैंक यू सनंदा जी. थैंक यू. It's my pleasure.
My pleasure, Sanjana. Please read either in Hindi or in English. It's a beautiful story. It's out of the world actually. But it's not a very usual story. It's an unusual story, and you will actually when we read our skin tingles. Exactly. Actually, we can't think of the beauty of the beauty of the word, beauty of literature, everything. I totally agree with you. Thank you so much, Sananda ji. And अनीता जी, हाँ अनीता जी, सच आपके वजह से एकदम एक वात्सल्य रस की वजह से आपके एकदम परफेक्ट एंडिंग हुई आज शो की। आपने जिस तरीके से पूरा उसे आपके सॉन्ग में ना, जब भी मैंने आपको गाते सुना है या कोई भी पोएम हमेशा जब भी गाते हो, आपकी वॉइस में बहुत ही ज्यादा ना, कहते हैं बहुत ही मधुरता आती है। एंड वही मधुरता आज पूरी आपकी पोएम में वही दिख रही थी। एवरी टाइम आई हियर टू यू, दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज समथिंग दैट कम्स टू माय ईयर्स कि आप बहुत ही सुंदर तरीके से गाते हो, बहुत ही लाइक कहते हैं ना पेशेंट तरीके से, काम तरीके से, हर एक वर्ड का हर एक को समझ में है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बहुत ही प्यार से आप बात करते हो। सो थैंक यू अनीता जी, बहुत ही अच्छा शो किया था आपने। थैंक यू। एंड संतोष जी, फाइनली आप पर ये शो आपके बिना पॉसिबल नहीं होता, और जैसे ऋतु भी हमेशा कहती है वैसे मैं कहूंगी, हमेशा हम डरते हैं कि हम ये शो कैसे करेंगे, पर धीरे धीरे करके वी ऑल फिगर आउट। एंड द बेस्ट पार्ट इज every elder over here gets a new thing onto the show. जो लास्ट टाइम का शो होगा वो डिफरेंट होगा, आपके हर के एक पर्सपेक्टिव, एक आइडियाज हमेशा एक शो को बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू संतोष जी फॉर वंडरफुली कार्विंग आउट दिस शो, एंड द बेस्ट पार्ट वाज वी फिनिश्ड एट टाइम, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट फॉर अस। और आपने सबके बारे में इतना अच्छा कंक्लूजन किया है, सबकी बहुत अच्छा। संतोष जी का बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम। और अब वेरी गुड सम अप यू हैव डन। नेचर भी बोल दो, सब लोग अपनी वेरी यू हैव बिकम एक्सपर्ट। I congratulate you. नेचर बोल दो, सब लोग अपनी congratulate you. Very good. हेलो संजना। हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट मॉडरेटर का नाम, मैं आपसे वही पूछने वाली थी, आप नेक्स्ट मॉडरेटर का एक बार बता सकते हैं तो? हाँ, वो मंजू अग्रवाल जी है जिनसे बात हो गई है। अच्छा, मंजू आई है यहाँ पे। मंजू अग्रवाल मैं हूँ। हाय मंजू जी। मंजू अग्रवाल जी, शी इज एग्री नाउ, बात हो गई। सो मंजू जी, he has passed a painting to you. So I don't know, मैंने कभी कुछ बोला नहीं है। मैं यहाँ पर तो बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लोग हैं। नहीं, कुछ नहीं आता था, सारे लोग मेरे को बहुत टैलेंटेड और बहुत इंटेलिजेंट लगते हैं। अरे हमारे जैसे हैं, बड़े बुद्धू बंदे। अरे नहीं, आप सब लोग तो हाई लेवल के हैं। हाँ, नहीं आप सब ऐसे ही एक जैसे हैं। नहीं, हमारे जैसे बहुत है, हमारे जैसे बुद्धू बहुत है। ये सब कुछ भी नहीं है। आपके बिना तो फन एलिमेंट आते ही नहीं ना परवीन जी किसी में। थैंक यू सो स्वीट। बाकी हमें आता कुछ नहीं है। आगे के लिए ऐसा है कि मैं आपके साथ कनेक्ट कर लूंगी कल या परसों में, एंड देन वी कैन डिफाइन कि मतलब हमें प्रैक्टिस सेशन कैसे करना है, और बाकी आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा। मैं हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है, सब आप इक्वली सपोर्ट करेंगे। कोई भी ऐसा आप कभी मत सोचेगा कि आप अकेले, उसमें आपको हर कोई इक्वली सपोर्ट करेगा। यहाँ पे धक्का मारेंगे पूरा पीछे से। सारे सपोर्ट, सब अच्छे हैं, बहुत सारे अच्छे। की सपोर्ट पूरी चाहिए। हाँ, सपोर्ट चाहिए पूरी। पूरी सपोर्ट सबकी है, सारे देंगे जिसको आप सब तैयार है। कोई टेंशन नहीं है, सब पहली बार हम तैयार हैं।
With this, we come to the end of the show. Thank you, Santoshi, once again, and thank you to all the participants for putting up such a beautiful show. And apart from that, tomorrow we have 3 shows. One in the morning at 8 a.m. That's the physio show. Then we have one at 5 p.m. And the other one would be 5 p.m. tomorrow. We have a yoga session, which is basically one person named Mohit is coming tomorrow. It would be a whole yoga for overall well-being. It's a 1-hour show for tomorrow. And after that, at 6:30, we have a mirror show, repetition show. So thank you everyone for joining today, and thanks a lot. Thank you. Bye bye. Sanjana, you were so good today. Thank you. Always, but you did best. You are doing You are best. good, but मैं ऋतु को भी देखना I चाहती know, मैं ऋतु को पक्का बोलूंगी. ऋतु को बता दे, लेकिन आपने बहुत अच्छा ऋतु को पकड़ो, बहुत अच्छा पकड़ो, था। ये this is not good. Thank you, Sanjana, for concluding. Okay, no, you did very well, Sanjana. Thank You you, also. bye. Very Okay, nice, so bye. sweet.